वसुधा देवी एक सख्त मिजाज की सास थी जो हर चीज में बचत की कला ढूंढती थी। उसके पति मनोहर उम्र के इस पड़ाव पे भी वसुधा की हर बात में हामी भरते थे। उनके घर में बहू रीमा और 5 साल की पोती स्नेहा भी उनके साथ रहती थी। उनका बेटा राजीव दूसरे शहर में नौकरी करता है और महीने में एक आध बार ही घर लौटता था। रीमा हर दिन खुद के इस परिवार को खुश रखने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन एक दिन, हाय हाय हाय, अरे ये क्या है बहू, दाल में इतनी दाल कौन डालता है? अरे इसे देखकर तो यही लग रहा है कि तूने पूरे महीने की दाल आज ही उड़ा दी। थोड़ी सी दाल बनाने में तुझे क्या होता है? तूने तो इसे पूरा भगोना भरकर बना दिया, जैसे कि घर में कोई बारात आने वाली हो। हाँ बहू, वसुधा बिल्कुल सही कह रही है। आज तो तुमने दाल कुछ ज्यादा ही बना दी है, और ये चावल भी। अरे अगर इतना राशन तुम रोज उड़ाओगी तो महीना भर क्या खाओगी? और नहीं तो क्या, अरे पैसे क्या तेरे मायके वाले भरेंगे क्या? अरे मेरा बेटा तो खून पसीना बहाता है पैसे कमाने के लिए, और तू यहाँ पर ऐसे खुले हाथों में बर्बादी कर रही है। पता नहीं तेरी ये आदतें कब खत्म होगी। दादी, आप मम्मी को इतना क्यों डांटती हो? दाल तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन फिर भी आप हमेशा मम्मी को ही डांटती रहती हो। अरे चुप कर तू, माँ की चमची, तू तो अभी से अपनी माँ की तरफदारी करने लग गई। गलती हो गई माँ जी, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी, कम ही बनाऊंगी सारा खाना। वो तो तुझे रखना ही होगा, और अब से तो मैं राशन खुद तोल के ही दूंगी, और मैं जितना भी राशन दूंगी ना, उतने में ही तुझे पूरा महीना निकालना होगा। और अब से कोई फालतू का खर्चा नहीं होगा, और अगर तुझे फालतू का खर्चा करना ही है तो तू राशन अपने मायके से लेकर आना। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? मेरा पति इस घर के लिए कमाता है, तो मैं राशन मायके से क्यों लाऊं भला? और मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझे इतना सुना रही हो? तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अभी के अभी मेरे साथ तू रसोई में चल। फिर वसुधा रीमा को लेकर रसोई में आती है और वो राशन की अलमारी खोलती है। ये ले, ये 1 किलो दाल, 4 किलो चावल और ये 3 किलो का आटा है। अब इसे तुझे पूरे 1 महीना चलाना होगा, और इसमें ही सबका खाना बनेगा। घर में एक भी रोटी एक्स्ट्रा नहीं बननी चाहिए। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? सिर्फ 4 किलो चावल और 1 किलो दाल, इतने से खाने में मैं महीना कैसे निकालूंगी माँ जी? मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, तो मुझे बहुत भूख लगती है, और स्नेहा को भी अलग से खाना देना होता है। उसकी टीचर ने कहा है कि उनके टिफिन में बच्चों को रोजाना कुछ अलग देना है। बड़ी आई टीचर वाली। अरे हमारे जमाने में तो एक रोटी खाकर ही स्कूल जाते थे, और तुझे तेरी बेटी को रोजाना लंच बॉक्स में नई नई चीजें देनी है। अरे ये बेसन, सूजी, चीनी किसके पैसे से आएगा? क्या मायके से लेकर आएगी क्या तू? हे भगवान, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जो माँ जी मुझे इतना सुना रही है। ऐसी दाल तो मैं मायके में रोजाना बनाती थी, लेकिन पता नहीं माँ जी को इसमें क्या दिक्कत है। फिर एक दिन जब रीमा को राजीव का कॉल आता है, तभी, हेलो राजीव, मैं अब और नहीं सह सकती। तुम्हारी माँ रोजाना कुछ ना कुछ नया बोलती ही रहती है। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं बहुत थक गई हूँ राजीव। अरे क्या हुआ है रीमा? तुम पहले शांत हो जाओ और बताओ मुझे, घर में फिर से कोई बात हो गई है क्या? हाँ राजीव, अरे कल मैंने थोड़ी सी ही दाल बना ली, बस एक मुट्ठी एक्स्ट्रा डाल दी, लेकिन उसे देखकर तुम्हारी माँ ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया और कह रही थी कि महीने भर के लिए सिर्फ 1 किलो दाल, 4 किलो चावल और 3 किलो का ही आटा मिलेगा। ऊपर से उन्होंने ये हुक्म भी दिया है कि हमारे घर में एक भी रोटी एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। अरे शांत हो जाओ रीमा, और तुम ये क्या कह रही हो? माँ और पिताजी तो बुढ़ापे में हैं, और हम अगर उन्हें इस उम्र में अकेला छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे? माँ हमसे बड़ी है, समझदार है, इसलिए तुम अगर उनसे थोड़ा प्यार से समझाओगी तो वह जरूर मान जाएगी। अरे तुम तो बस हर बार यही कहते रहते हो, और आज देखो, हमारी बेटी भी 5 साल की हो गई है,
अरे उसके भी खर्चे हैं, उसकी पढ़ाई, उसका टिफिन, उसकी भी कई जरूरतें हैं। अरे मैं तो बस हर वक्त घर और स्कूल के बीच में ही भागती रहती हूँ। देखो रीमा, मैं अभी जरूरी काम कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर राजीव कॉल कट कर देता है। इस आदमी के पास तो मेरी पूरी बात सुनने का भी वक्त नहीं है और कहता है कि मेरा साथ देगा, लेकिन मैं तो यहाँ पर सब कुछ अकेले ही झेल रही हूँ। अरे माँ, कल मेरे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, तो उसके लिए मुझे कलर चाहिए माँ। ठीक है बेटा, देखती हूँ मैं। फिर जब रीमा अलमारी खोलती है, तब वहां पर खाली पेंसिल बॉक्स होता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते। तो वो झिझकते हुए वसुधा के पास पहुंच जाती है। माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कल स्नेहा के स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन है, इसीलिए मुझे उसके लिए कलर और बुक्स लानी है। नहीं नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और ये कलर वलर तो सब स्कूल वालों की नहीं नौटंकी है। अरे ये तो बस बच्चों से खर्चा करवाना चाहते हैं, इसीलिए तो रहने दे और कल इसको स्कूल भेजना ही मत। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? बस एक रंग के लिए मैं अपनी बेटी को स्कूल ही ना भेजूं? ये उसकी पढ़ाई का सवाल है और मैं थोड़ी ना किसी सजावट या कपड़ों के लिए पैसे मांग रही हूँ। ज्यादा होशियार मत बन तू, आजकल तो तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। चल हट यहाँ से, तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। वसुधा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और बेचारी रीमा चुपचाप खड़ी रहती है। फिर अगले दिन जब रीमा स्नेहा को लेकर स्कूल से लौट रही होती है, तभी स्नेहा देखती है कि वसुधा ठेले के पास खड़ी रहकर पानी पूरी खा रही है। अरे माँ, वो देखो दादी कैसे पानी पूरी खा रही है। क्या? कहाँ पर स्नेहा? अरे वो देखो ठेले के पास, वो हरे रंग की साड़ी में। रीमा उसे जब ध्यान से देखती है, तब वसुधा बड़े ही मजे से पानी पूरी खा रही होती है। फिर उसके बाद वो चाट और आइसक्रीम भी खाती है। ये देखो, कल बोल रही थी कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और खुद बाहर आकर ऐसे मजे में पैसे उड़ा रही है। और हम घर में अगर एक रोटी भी ज्यादा खा ले तो ये औरत हमें ताने देती है। फिर शाम के समय, माँ जी, आज मन कर रहा था कि कुछ हल्का और अच्छा खा लूं, इसीलिए सोचा कि मटर पनीर बना लेते हैं, उससे सबका मन भी बदल जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी घर का खर्चा कितना बढ़ गया है, इसीलिए आज तो घर में सिर्फ दाल रोटी ही बनेगी। वसुधा के कहने पर रीमा चुपचाप रसोई में जाकर दाल और रोटी बनाती है, लेकिन वो 3 रोटियां एक्स्ट्रा बना लेती है। ये क्या है बहू? अरे आज तो तूने 7 रोटियां बना दी, लेकिन हम तो घर में सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं। वो माँ जी, मैंने अपने लिए 3 बनाई है। अब मैं दिन भर पूरा टाइम काम करती हूँ, बच्ची को भी स्कूल लेकर जाती हूँ और उसे वापस भी लेकर आती हूँ, और इतने सारे काम करने से मुझे बहुत भूख लगती है माँ जी। अरे बंद कर तेरा ये नाटक, और ये 3 रोटियां मुझे दे। कल यही रोटी सेक कर सबको हो जाएगी, लेकिन आज हम लोग सिर्फ 3 ही रोटी खाएंगे, उससे ज्यादा एक भी नहीं। इतना कहकर वसुधा रोटियां लेकर चली जाती है और रीमा को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं गूंगी हूँ। खुद जाकर बाहर चाट खाएगी और घर में हमें रोटी गिनकर खाने को कहेगी, लेकिन अब और नहीं। बस बहुत हो गया इसका। फिर गुस्से में रीमा राजीव को कॉल करती है। देखो राजीव, अब बहुत हो गया। आपकी माँ हमें एक रोटी से ज्यादा भी खाने नहीं देती, और अगर हम किसी दिन कुछ अच्छा बना ले तो वो मुझे ताने देती है। और आज जब मैं स्नेहा को स्कूल से लेकर आ रही थी, तो आपकी माँ बाहर चाट, पानी पूरी और आइसक्रीम खा रही थी। अब आप ही बताइए कि जब वो ये सब खा सकती है, तो वो हमारी बेटी को एक चॉकलेट और कलम के लिए इतना क्यों तरसाती है? ये तुम क्या बोल रही हो रीमा? माँ बाहर का खाना कभी नहीं खाती, क्योंकि उनका हाजमा खराब है, और तो और उन्हें डॉक्टर ने बाहर का खाने से मना किया है। मैं झूठ नहीं बोल रही राजीव, स्नेहा ने खुद देखा है और उसी ने मुझे दिखाया।
आपकी माँ बाहर ठेले पर चाट खा रही थी और जब मैंने उनसे थोड़े पैसे मांगे तो मुझे ही कह रही थी कि घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है और उनके पास अब कोई पैसे नहीं है। बस करो रीमा, तुम तो हर बात को कितना बड़ा देती हो। अरे छोटी सी बात पर इतनी लड़ाई करने की क्या जरूरत है। बस करो राजीव, मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि हमारे खर्चे आप अलग से भेजिए और आपको माँ जी को जितना देना है दीजिए, लेकिन हमारा हिस्सा हमारे पास ही रहना चाहिए। अरे बच्चों की पढ़ाई, स्कूल, किताबें, हर चीज के लिए मुझे माँ जी के पास जाकर हाथ फैलाना पड़ता है, जो कि मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम तो जानती ही हो ना रीमा कि हर महीने की सैलरी में माँ के ही हाथ में देता हूँ। सिर्फ 15,000 ही तो मिलते हैं, वही सब कुछ है मेरे लिए। और मैं अगर उनसे काट कर तुम्हें पैसे दूंगा तो माँ को कितना बुरा लगेगा, माँ को कितना बुरा लगेगा और कितना नहीं, इस बात की तो आपको बड़ी चिंता है। लेकिन हम कैसे जी रहे हैं आपको पता भी है क्या? क्या एक पति होने की यही जिम्मेदारी है कि उसके बीवी और बच्चे एक एक रुपए के लिए तरसते रहे? इतना कहकर रीमा फोन कट कर देती है। सुनो ना माँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। अरे लगता है तुम्हें बुखार हो गया है बेटा। एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं अभी कुछ करती हूँ। फिर रीमा वसुधा के पास जाती है। अरे माँ जी, स्नेहा को बहुत तेज बुखार है, इसलिए उसे डॉक्टर को दिखाना होगा। प्लीज मुझे थोड़े पैसे दीजिए ना। अरे बुखार है तो क्या हुआ, और इसके लिए पैसे देने की क्या जरूरत है? मैं एक काढ़ा बना देती हूँ, तो तू वही दे दे उसे। लेकिन माँ जी, वो सिर्फ 5 साल की बच्ची है, तो इतना कड़वा काढ़ा वो कैसे पी पाएगी? आपको मेरे साथ जो करना है आप कर सकती हैं, लेकिन इस मासूम सी बच्ची को तो छोड़ दीजिए। प्लीज उसके साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए माँ जी। बड़ी आई दया की मूरत। अरे तुझे तो बस खर्चा करने के लिए बहाना चाहिए। देख बहू, ज्यादा नाटक मत कर, मैं काढ़ा बना कर देती हूँ, उसे ही पिला दे उसे। फिर वसुधा एक काढ़ा बना कर देती है और उसे लेकर रीमा कमरे में चली जाती है। स्नेहा बेटा, इसे थोड़ा थोड़ा करके पी लो, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जी माँ, ये कितना गंदा है, मैं नहीं पी पाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए ये गंदा सा पानी। स्नेहा के हाथ से काढ़े का बर्तन गिर जाता है और उस कारण से पूरा फर्श गीला हो जाता है। कुछ घंटे ऐसे ही बीतते हैं, जिस कारण स्नेहा का बुखार और बढ़ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राजीव को कॉल करती हूँ, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण राजीव का कॉल ही नहीं लगता। कहाँ पर हो तुम राजीव? हमारी बेटी इतनी तड़प रही है और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी रीमा की नजर अलमारी में रखी हुई अपनी शादी की अंगूठी पर जाती है। अब तो बस यही एक रास्ता बचा है, मैं ये अंगूठी बेचकर स्नेहा का इलाज कराऊंगी। फिर रीमा स्नेहा को लेकर घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव शहर से घर लौट रहा होता है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, पूरे 2 सालों के बाद छुट्टी जो मिली है मुझे। लेकिन मैं रीमा को फोन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसे और स्नेहा को सरप्राइज देना है और मुझे देखकर तो वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। फिर थोड़ी ही देर में राजीव घर पहुंचता है और तभी, अरे राजीव बेटा, आ गया तू? कितने दिनों बाद तेरी शक्ल देख रही हूं मैं। तुझे पता है, तुझसे मिलने की दुआ मैं रोज मांगती थी, और देख आज तू आ गया। मैं भी आपको बहुत मिस करता था माँ। और पिताजी कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बनवाती हूँ। अरे ये सब छोड़ो ना माँ, और आप मुझे पहले ये बताओ कि रीमा और स्नेहा कहाँ पर है? मैं सबसे पहले उन दोनों को देखना चाहता हूँ। वो दोनों? पता नहीं वो दोनों कहाँ पर है, गई होगी मोहल्ले में इधर उधर घूमने। अरे तुम्हारे जाने के बाद से वो दोनों तो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहती। जब मर्जी हो, जहां मर्जी हो निकल जाती है। मुझे तो वो कुछ भी नहीं बताती। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? बिना बात के रीमा कभी बाहर नहीं जाती। रुको,
मैं अभी उसे फोन करता हूँ। तभी रीमा स्नेहा को लेकर घर आती है। अरे स्नेहा बेटा, कहाँ गई थी आप? हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं पापा। माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। क्या? लेकिन क्या हुआ है बेटा? रीमा, सब ठीक तो है ना? नहीं राजीव, कुछ भी ठीक नहीं है। अगर मैं समय पर बाहर ना निकलती तो शायद आज स्नेहा हमारे साथ ना होती। वो तो भगवान का शुक्र है जो अब सब ठीक हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो रीमा? माँ ने तो कहा कि तुम मोहल्ले में घूमने गई हो, और मुझे तो पता भी नहीं कि स्नेहा इतनी बीमार कब हो गई। हाँ राजीव, अरे तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो सब कुछ अपने माँ के भरोसे जो छोड़ रखा है। मुझे माफ कर दो रीमा, मैंने तुम्हारी हालत कभी नहीं समझी और तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। नहीं राजीव, अब माफी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। और तुम्हें अगर वाकई में मेरी और स्नेहा की परवाह है तो हमें अपने साथ शहर लेकर चलो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। देखिए माँ, मैंने सोचा था कि आप और रीमा साथ रहोगी तो एक दूसरे का सहारा बनोगी, पर आपने तो उसे जीने भी नहीं दिया। मेरी फूल सी बच्ची पर आज जान पर बनाई, और आप एक गाड़े से उसका इलाज करना चाहती थी। अरे आप भी एक माँ हो, तो क्या एक माँ दूसरी माँ की पीड़ा नहीं समझ सकती क्या? मेरी ही गलती है, और अब बहुत हो गया। मैं रीमा और स्नेहा को लेकर जा रहा हूँ, और अब से हम इस घर में कभी नहीं आएंगे। ये तो क्या कह रहा है बेटा? हम दोनों तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तो ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था माँ। मैं भी आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, और इसीलिए मैंने रीमा और स्नेहा को आपके पास छोड़ा, ताकि आप उनका ख्याल रख सको और मैं भी घर में आता जाता रहूं। लेकिन आपने रीमा को कभी समझा ही नहीं माँ, और अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर राजीव रीमा और स्नेहा को लेकर शहर लौटता है, और वो तीनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं। राशि बेटा, चल जल्दी से अपना नाश्ता खत्म कर, वरना आज मैं तुझे बाहर खेलने ही नहीं भेजूंगी। लेकिन माँ, मुझे ये फल वगैरह नहीं पसंद है, अब जानती हो ना। अरे इससे तेरी अच्छी सेहत बनेगी। चल अब ज्यादा नानुकुर मत कर और जल्दी से खत्म कर। अरे बहू, जाने देना, रोज तो बच्ची को तो पौष्टिक खाना ही खिलाती है, तो आज उसे अपनी पसंद का खाने देना। अरे तुम तो चुप ही रहो कमला। सुमन बहू, तुम सही कर रही हो। तुम जैसे अपनी बेटी का ध्यान रखती हो वैसे ही रखा करो, वरना इस कमला और इसके सपूत के लाड़ प्यार से राशि बिगड़ जाएगी। सुमन अपने ससुराल में खुशी से रह रही होती है कि तभी अचानक से उसे एक कॉल आता है। हेलो, क्या आप विक्रांत चौधरी के रिश्तेदार बात कर रहे हो? जी, क्या हुआ? कोई बात है क्या? देखिए मैडम, विक्रांत जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वो अपनी बीवी और बेटी के साथ यहाँ बेहद घायल अवस्था में है। केपी रोड पर हमें उनकी जेब से कार्ड मिला जिसमें उनका नाम था, और उनके फोन से हमने आपको कॉल किया, क्योंकि आखिरी कॉल उन्होंने आप ही को किया था। क्या? बीवी और बेटी के साथ? लेकिन मैं... देखिए मैडम, अब जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, एम्बुलेंस भी अभी आती ही होगी। जी जी, मैं पहुंच रही हूँ। फिर सुमन फौरन वहां पर पहुंच जाती है, और वहां पर उसका पति अपनी पहली बीवी के साथ रास्ते पर पड़ा होता है, और वहां पर उन दोनों की बेटी ज्योति रो रही होती है। ज्योति को ज्यादा चोट नहीं आई होती, क्योंकि वो कार में पीछे बैठी होती है। विक्रांत, ये तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो विक्रांत। माँ, पापा, उठिए ना माँ, पापा। विक्रांत और उसकी पहली बीवी वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और जब सुमन अपनी सौतीली बेटी का चेहरा देखती है, तभी उसकी आंखें भी भर आती हैं। रो मत बेटा, इधर आओ। सुमन ज्योति को अपने गले से लगा लेती है, और वो ज्योति को अपने साथ ले जाने का तय करती है, और उसके लिए वो उसके घर जाकर उसका सामान भी लेकर आती है, और वहां की पड़ोसन उसे सारी कहानी बताते हैं। तुम्हारे साथ विक्रांत ने बहुत गलत किया,
उसे बताना चाहिए था तुम्हें कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। लेकिन उसके बाद भी उसने तुम्हारे साथ शादी की और तुम्हारे साथ भी उसे एक बेटी हो गई। जाने दीजिए आंटी, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे मैं और कुछ गलत नहीं होने दूंगी। चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। फिर सुमन ज्योति को अपने साथ अपनी ससुराल लेकर आती है। विक्रांत की मौत के कारण दुखी भूषण और कमला विक्रांत की पहली बीवी से हुई हुई बेटी को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। बहू, तू इस मनहूस लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आई है? इसे लेकर जा वापस। और नहीं तो क्या? अरे कैसा दिल है तेरा? विक्रांत ने तेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन उसके बाद भी तू अपनी सौतेली बेटी को अपना रही है। अरे विक्रांत भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसने बहुत गलत किया है। उसे तुझे ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था। वो सब अतीत था माँ जी, और गलती तो विक्रांत की है। उसने ही मुझसे ये सब छुपाया। तो फिर इन सब में इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है? इस बेचारी का तो विक्रांत और इसकी माँ के सिवाय और कोई भी नहीं है। और अब तो वो दोनों भी जा चुके हैं, इसीलिए अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। क्या? हाँ माँ जी, पापा जी, अब से मेरी दो दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी ज्योति और छोटी बेटी राशि। और मैं दोनों को ढेर सारा प्यार दूंगी। अकेली अपनी दम पर कमाऊंगी और सबको संभालूंगी। नियति ने एक साथ मुझे बहुत बड़ा धक्का दिया है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और हालातों का डटकर सामना करूंगी। नहीं माँ, मैं अपनी सौतेली बहन के साथ नहीं रहूंगी। आप सिर्फ मेरी माँ हो और किसी की माँ नहीं बन सकती आप। राशि बेटा, ऐसा नहीं बोलते। ये तेरी बड़ी बहन है। तुम दोनों एक दूसरे की ढाल बनना। जाओ ज्योति बेटा, अपनी बहन के पास जाओ। सुमन बेटा, ये सब तुम क्या कर रही हो? अरे तुम जानती भी हो क्या, इस बच्ची को यहाँ रखने से हमारी कितनी बदनामी हो सकती है? तो फिर मैं क्या करूं पापा जी? फेंक दूं क्या इसे कहीं पर, या डाल दूं अनाथ आश्रम में? कैसी अजीब बातें करते हो आप दोनों। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। मैं ज्योति को अपने साथ ही रखूंगी और ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर उस दिन के बाद से सुमन ज्योति को राशि के ही कमरे में सोने के लिए कह देती है। आज से ये कमरा तुम दोनों का है। चलो ज्योति बेटा, अच्छे से सो जाओ। ठीक है माँ। लेकिन रात में राशि ज्योति को कंबल ही नहीं देती। अरे राशि, मुझे भी कंबल दे देना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नहीं नहीं, मुझे ये पूरा कंबल ओढ़कर सोना है। और अगर तुझे इतनी ही ठंड लग रही है तो जा, कहीं और चली जा। बेवजह आ गई है तो हमारे घर पर। राशि की बातें सुनकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारी कुछ भी नहीं बोलती। और सुमन ज्योति को भी राशि के ही स्कूल में पढ़ने भेजती है, जहाँ पर राशि अपनी सहेलियों के सामने ज्योति का खूब मजाक उड़ाती है। अरे 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 अरे, क्या हुआ ज्योति दीदी, उदास क्यों हो? तुमसे कोई बात नहीं कर रहा क्या? बेचारी, इसका तो कोई भी नहीं है, क्योंकि आखिर ये सौतीली जो ठहरी। वही तो। अरे तुझे क्या लगता है ज्योति, तू मेरी माँ को अपने पास कर लेगी? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तू उनकी सौतेली बेटी है। वो तुझे मुझसे ज्यादा प्यार कभी नहीं करेगी। लेकिन इस बार ज्योति चुप नहीं बैठती। देख राशि, माँ तुझे और मुझे हम दोनों को बराबर प्यार देती है, और ना तो वो मेरी सौतेली माँ है और ना ही मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। ये सगा सौतेला तो बस कहने वाली बातें हैं। असली रिश्ता तो दिल से जुड़ा होता है। खैर, तो दिल की बातें कैसे समझ पाएगी? मैं भी ये बातें किससे कर रही हूँ? ज्यादा मुंह मत चला ज्योति। ज्योति राशि को करारा जवाब देकर वहां से चली जाती है। और अब सुमन भी नौकरी करते करते अपना घर भी संभालती है। ये देखो, मैंने तुम दोनों के लिए क्या लाया है, नई नई फ्रॉक। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ राशि बेटा, ये रहा तुम्हारा फ्रॉक। और ज्योति बेटा, ये रहा तुम्हारा फ्रॉक। शुक्रिया माँ। अरे चुप पावली, अपनी माँ से कोई शुक्रिया कहता है क्या? लेकिन बाद में। देख राशि,
तेरी माँ ने तेरे लिए जो फ्रॉक लाया है वो उतना सुंदर नहीं है जितना कि उस नालायक ज्योति का फ्रॉक है। क्या सच में दादी? हाँ बेटा, मैंने जो देखा वही तो तुझे बता रही हूँ। हाँ दादी, मुझे भी उस ज्योति का फ्रॉक ज्यादा पसंद आया था। लगता है माँ आजकल हम दोनों में भेदभाव करने लगी है। फिर राशि जाकर अपनी माँ से लड़ने लगती है। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं जानती हूँ आपको आपकी सौतेली बेटी ही ज्यादा प्यारी हो गई है। सगी बेटी को तो एकदम पराया कर दिया है आपने। इसीलिए आपने इसके लिए सुंदर फ्रॉक लाया और मेरे लिए एकदम सादा वाला फ्रॉक लाया। ये तू क्या बोल रही है राशि? अरे तुझे तो नीला वाला रंग बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने तुझे ये फ्रॉक दिया। और अगर तुझे वो वाला फ्रॉक ज्यादा पसंद आया था तो तू मुझे पहले ही बोल देती ना। लेकिन अब तो मैं कह रही हूं ना कि मुझे मेरा वाला फ्रॉक अच्छा नहीं लगा और आप अभी मुझे ज्योति का फ्रॉक दे दो और उसे मेरा वाला फ्रॉक दे दो। क्या? नहीं राशि, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों माँ, क्यों नहीं हो सकता? देख राशि, पहली बात तो ये है कि वो फ्रॉक अब ज्योति का हो चुका है और तुझे नीला वाला रंग पसंद था, इसलिए मैंने तेरे लिए नीला वाला फ्रॉक लाया। और अब मुझसे इस बारे में कोई बहस मत कर। और दूसरी बात, मुझसे आइंदा से इस तरह ऊंची आवाज में बात कभी मत करना। मैं तेरी माँ हूँ, कोई सहेली नहीं। सुमन की बातें सुनकर राशि अब चुप हो जाती है। कमला और भूषण सुमन की गैर मौजूदगी में बेचारी ज्योति से काम करवाते हैं और वो लोग अकेले ही मजेदार पकवान खाते हैं। लेकिन वो लोग ज्योति को एक निवाला भी नहीं देते। उतने में वहां पर सुमन आती है। ये क्या ज्योति, तू इन लोगों को खाना क्यों परोस रही है? और आप लोग अकेले अकेले खाना क्यों खा रहे हो? माँ जी, पापा जी, आप दोनों को ज्योति के साथ भी पकवान बांटने चाहिए ना। आखिर आप दोनों ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जो सही है वही कर रहे हैं। कमला ने बिल्कुल सही कहा। देख बहू, ये ज्योति इस घर की बेटी नहीं है, राशि इस घर की बेटी है। जब हमने विक्रांत और उसकी पहली बीवी को कभी स्वीकारा ही नहीं, तो हम उसकी बेटी को क्यों स्वीकारे? अच्छा, तो अगर ये घर की बेटी नहीं है तो इसे घर की नौकरानी ही बना दो, यही सही है ना? बहू, तेरी जबान को ज्यादा ही तेज चलने लगी है आजकल। सच हमेशा कड़वा ही होता है माँ जी, और सच्चाई तो यही है कि आप लोग बस ज्योति को नौकरानी समझ रहे हैं। लेकिन ये लड़की आज के बाद आपका कोई काम नहीं करेगी। ज्योति बेटा, जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। सुमन ज्योति की तरफ से आवाज उठाती है, जिस कारण बाकी घर वाले कुछ भी नहीं कर पाते। समय बीतता जाता है और ज्योति और राशि की कॉलेज भी लगभग खत्म हो जाती है। ज्योति ने हमेशा की तरह अंतिम परीक्षा में भी कॉलेज में टॉप किया होता है। बहुत खूब मेरी बच्ची, ये ले, अपना मुंह मीठा कर। तूने इतना अच्छा काम जो किया है। शुक्रिया माँ, लेकिन ये सब आपके आशीर्वाद के बिना मुमकिन ही नहीं हो पाता। नहीं बेटा, मेरे आशीर्वाद के साथ साथ तेरी दिन रात की मेहनत और लगन भी तो है ना। और ऐसे ही जीवन में तरक्की करती रहना बेटा। सालों बीतने पर भी राशि की ज्योति के प्रति जलन और भूषण कमला की ज्योति के प्रति नफरत कुछ कम ही नहीं होती। अब सुमन ज्योति की शादी कराने का फैसला लेती है और तभी ओफो बहू, तेरी अकल कब ठिकाने पर आएगी? राम ही जाने। अरे क्यों इतनी जल्दी शादी करा रही है इस लड़की की? इस घर में पहले राशि की शादी होगी और तू इसे यहीं पर रहने दे, क्योंकि ये यहीं पर सही है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माँ जी कि आप ज्योति की शादी इसीलिए नहीं कराना चाहती ताकि वो यहाँ से ना जाए और बस यहाँ पर नौकरानी की तरह आपकी सेवा में लगी रहे। लेकिन माफ कीजिएगा, आपका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सुमन ज्योति के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढती है और उसका रिश्ता पक्का भी हो जाता है। और इन सब से अब राशि को और भी जलन होती है और गुस्से में वो जाकर लड़की की माँ से मिलती है और उन्हें ज्योति के सौतेली होने की बात बताती है। क्या ज्योति तेरे पापा की पहली बीवी की बेटी है? हाँ आंटी जी, वो सगी नहीं है, सौतेली है।
और एक दिन हमारे घर आए एक महान विद्वान पंडित ने कहा था कि ज्योति के कदम अशुभ है। वो जिस भी घर में जाएगी वहां पर पनौती लाएगी। इसलिए वो अपने माता पिता यानी मेरे पापा और अपनी माँ को भी खा गई और अब हमारे परिवार को बर्बाद कर रही है। देखने में वो भले ही मासूम है लेकिन अंदर से बहुत बुरी है। बाप रे, अच्छा हुआ जो तुमने ये सब बता दिया राशि, वरना हम एक गलत लड़के को अपने घर की बहू बना देते। फिर लड़के की माँ रिश्ता तोड़ देती है और जैसे ही सुमन को उसकी वजह पता चलती है वैसे ही वो राशि के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और वो उसे खूब सुनाती है। लेकिन माँ, चुप हो जा, एक और शब्द नहीं। अरे कितनी नालायक है तू और कितना नीचे गिरेगी तू बेचारी ज्योति की खुशियां बर्बाद करने के लिए। तूने उसकी होने वाली सास के पास जाकर उसके कान भरे। अरे अपनी ही बहन का घर बसने से पहले तूने उसे उजाड़ दिया। नहीं माँ, ये मेरी कोई बहन नहीं है, ये तेरी ही बहन है, सौतेली ही सही, लेकिन वो तेरी बहन है। अरे इस बेचारी ने हमेशा तेरे लिए अच्छा ही चाहा है, लेकिन तूने इसके साथ कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। लेकिन इसने हमेशा तुझसे प्यार से बात की है। आज मुझे शर्म आ रही है ये कहने में कि तुम मेरी बेटी है। रहने दीजिए ना माँ, आप इसे मत डांटिए। नहीं ज्योति, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। बचपन से लेकर आज तक मैंने हर बार इसकी गलतियों को माफ किया है, लेकिन अब और नहीं। आज जो हरकत इसने की है उसके बाद मैं इसे माफ नहीं करूंगी। अरे बस कर सुमन, इतनी सी बात का तो कितना बवाल कर रही है। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन आज आप बस कीजिए। राशि के इस बुरे स्वभाव के पीछे आपका और पापा जी का भी उतना ही बड़ा हाथ है। आप दोनों ने हमेशा राशि को ज्योति से दूर रखा, उसे खूब भड़काया। अरे घर के बुजुर्ग होने के नाते आप दोनों को इन दोनों बहनों को जोड़ना चाहिए था, लेकिन आप दोनों ने तो उन्हें जुड़ने से पहले ही तोड़ दिया। क्या? अरे ये तो क्या बकवास कर रही है। अरे क्या गलत कहा मैंने? ज्योति सौतेली है तो क्या हुआ, और इसे क्या पता था कि इसका पिता दूसरी शादी करेगा और इतने सारे लोगों को धोखा देगा। उसमें इसकी क्या गलती है माँ जी? जरा सोचिए ना आप भी। देखिए, आप दोनों मेरे लिए मेरे माता पिता समान हैं। मैंने आज तक आपकी हर बात का आदर सम्मान किया है, लेकिन आप जब गलत बात करेंगे तब मैं जरूर बोलूंगी। और अब बहुत हो गया है। आप दोनों को बच्चों को सही दिशा दिखानी ही होगी और ये मानना होगा कि ज्योति भी इसी घर की बेटी है। हाँ बहू, शायद तुम सही कह रही हो। और तू राशि, आइंदा से तू इस तरह से पेश आई तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। अगर तुझे सही से रहना है तो रह यहाँ पे, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और निकल जा इस घर से, क्योंकि तू कोई छोटी बच्ची नहीं रही। अंत में सुमन के सख्ती से समझाने पर राशि, कमला और भूषण को एहसास हो जाता है कि वो तीनों कितने गलत हैं, लेकिन उसके बाद वो तीनों ज्योति को अपनाकर साथ मिलकर खुशी से रहते हैं। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पास वाली बेकरी से कुछ खाने को दिला दो ना। मेरे माई बापू नहीं है, प्लीज दीदी दिला दो ना। अरे मेरे बच्चा, ठीक है अभी दिलाती हूँ, लेकिन तेजस्वी, तेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं, अब क्या करेगी? खैर, पैसे खत्म होते ही तो हो जाने दे, लेकिन इस बेचारे बच्चे का भी पेट भरना ज्यादा जरूरी है। फिर तेजस्वी उस बेकरी में से कुछ खरीदकर उस गरीब बच्चे को दे देती है। शुक्रिया दीदी, लेकिन इतना सारा? हाँ बच्चा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे दोस्तों के लिए भी है बेटा। शुक्रिया दीदी, अब बहुत अच्छी हो। खुश रहो बच्चा। तेजस्वी एक मिडिल क्लास परिवार से होने के बावजूद भी बहुत दान पुण्य का काम करती है। फिर आगे जाकर उसकी शादी अद्विक नाम के एक लड़के के साथ होती है। फिर शादी के बाद, अरे ओ महारानी, ये कपड़े भरकर कहाँ चली है तू? अरे क्या अब्बे माँ जी, कल जो हमने कपड़े पहने थे उन्हें धोने के लिए बाथरूम ले जा रही हूँ।
कोई जरूरत नहीं है। देख बहू, तुझे पता नहीं है, इस घर में हर कोई 2 दिन तक एक ही कपड़े पहनता है। अब आज तूने तो दूसरा कपड़ा पहन लिया है, लेकिन कल से तू 2 दिनों तक एक ही कपड़ा पहना करेगी, समझी कि नहीं? लेकिन क्यों माँ जी? एक दिन में ही रात तक कपड़े मैले और बदबूदार हो जाते हैं, और ऐसे में हम अगर उन कपड़ों को 2 दिनों तक पहनते रहेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। ज्यादा ज्ञान के मोती बटोर मत, और जितना कहा है उतना ही कर। 2 दिनों तक एक ही कपड़े पहनने से घर में पानी, साबुन और इस्त्री के लिए बिजली की बचत भी हो जाती है। क्या? अपनी सास इंदिरा की ये बातें सुनकर तेजस्वी बहुत चौंक जाती है। फिर ऐसे ही एक रोज घर पर ससुर प्रेमेंद्र और अद्विक से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो उनके ही दुकान पर काम करता है। अब बोल घनश्याम, क्या हुआ है? शेठ जी, कुछ जरूरी बात करनी थी। तो बोल ना। वो शेठ जी, जब मैं आपकी दुकान पर काम करने नया नया आया था तभी आपने कहा था कि 2 से 3 सालों बाद आप मेरी पगार बढ़ा दोगे, लेकिन अब मुझे आपके पास काम करते हुए पूरे 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मेरी पगार बढ़ाई ही नहीं। इसलिए विनती करता हूँ शेठ जी, मेरी पगार बढ़ा दीजिए ना। क्या? हाँ शेठ जी, आप तो जानते ही है ना कि गुजरते समय के साथ साथ महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। अरे माना कि तुझे हमारी दुकान पर काम करते हुए काफी साल बीत गया है, लेकिन तू काम भी तो वैसा करना, फिर मैं तेरी पगार बढ़ाने के बारे में सोचूंगा। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं घनश्याम। अरे तुम जब भी काम करते हो हर हफ्ते कुछ ना कुछ 19-20 तो होते ही रहता है। वो सब तो हम सहन करके लेते हैं ना, तो तुमसे इतना भी सहन करने नहीं होता क्या? आगे चलकर हम पगार बढ़ा देंगे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन छोटे सेठ जी, भले ही काम में 19-20 होता हो, लेकिन मैं अपना काम तो पूरा करके ही जाता हूं ना। कभी कभी तो मैं एक्स्ट्रा का काम करने के लिए 1 से 2 घंटे भी रुक जाता हूँ, लेकिन उसके पैसे मैंने आज तक कभी नहीं मांगे। अरे तो बहुत बड़ा उपकार किया है क्या तूने हम पर? देख घनश्याम, तुझे काम करना है तो कर, वरना निकल जा, हम किसी और आदमी को ढूंढ लेंगे। अरे सेठ जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। मैं जहाँ इतने साल रुका हूँ वहां थोड़े और समय के लिए रुक जाऊंगा। कोई बात नहीं सेठ जी। घनश्याम घबरा जाता है और वो बेचारा वहां से चला जाता है, और ये सब देखकर तेजस्वी को बहुत बुरा लगता है। पापा जी, अद्विक, आप दोनों हमारे किराने की दुकान से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों को घनश्याम भाई की पगार बढ़ाने के लिए इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं भी देखती हूँ ना कि वो दिन रात कितना काम करते हैं। उनके कारण ही हमारी दुकान सही सलामत है, और इतनी कंजूसी करके आपको क्या मिलने वाला है? जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसे उसका मेहनतनामा तो मिलना ही चाहिए ना। अद्विक बेटा, अपनी लोगाई को समझा दे, नई नई आई है, घर गृहस्थी की जगह कारोबार के मामलों में पड़ने की इसे कोई जरूरत नहीं है। आज के लिए तो मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा से ऐसा हो गया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लेकिन पापा जी। तेजस्वी, सुना नहीं पापा ने क्या कहा? जाओ, हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। तेजस्वी को फिर एक बार चुप करा दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे अनुषा माँ जी, ये देखिए, मैंने हम सब के लिए नए कपड़े लाए हैं। अब त्योहार आने वाला है ना, इसलिए। लेकिन भाभी, आप इतने सारे कपड़े क्यों लेकर आई हो? और नहीं तो क्या, अरे हमारे यहाँ त्योहारों में नए कपड़े नहीं पहनते हैं। अरे इतने सारे कपड़े तो पहले से ही पड़े रहते हैं, तो उन्हें ही पहनना चाहिए ना। क्या? अरे आप तो नहीं, ये क्या कह रही हो? त्योहारों में तो नए कपड़े ही पहने जाते हैं ना, वरना एक तरह से पनौती लग जाती है। साल भर में कुछ ही दिन तो आते हैं त्योहार, अब इसमें भी कंजूसी करोगे तो कैसे चलेगा? ज्यादा मुंह मत चला बहू, तेरे पास भी वो नई साड़ी पड़ी हुई है।
जिसे तूने एक बार ही पहना है, वो भी अपने पग फेरे की रस्म के लिए। तो तू भी वही साड़ी पहन ले। और भाभी, मेरे पास भी ढेर सारे कपड़े पड़े हैं। हाँ बहू, इसीलिए जा, ये कपड़े जहां से लाई है वहीं पर जाकर लौटा दे। लेकिन माँ जी, ये कपड़े मैंने आप सबके लिए बड़े प्यार से लाए हैं, वो भी मैंने खुद के जुड़े हुए पैसों से लाए हैं। प्लीज माँ जी, पहन लीजिए ना। और अनुषा, इतना क्या सोच रही हो? हम साल के 12 महीने थोड़ी ना नए कपड़े खरीदते हैं। अब पहली बार मैंने आप सबके लिए कुछ लाया है, तो पहन लीजिए ना इसे। अरे तुझसे जितना कहा जाता है, तू उतना ही काम क्यों नहीं करती? जाकर वो कपड़े लौटा दे, और जो पैसे वापस मिलेंगे वो पैसे तो मुझे दे देना। मैं उन्हें बचा कर रखूंगी। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब जाइए यहाँ से। फिर तेजस्वी को ना चाहकर भी वो सारे कपड़े जाकर लौटाने पड़ते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे अद्विक, देखो ना, हमारे कमरे का हर एक फर्नीचर खराब हो चुका है। ये चेयर तो कभी भी टूट सकती है। और ना ही सिर्फ फर्नीचर, लेकिन पूरे घर को रिनोवेशन करने की सख्त जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हें इस बारे में पापा जी से बात करनी चाहिए? नहीं तेजस्वी, इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे फर्नीचर अच्छी क्वालिटी के हैं और आगे भी लंबे समय तक टिकेंगे। और ये घर भी जब बनाया था तब काफी मजबूत तरीके से बनाया था। इसमें इस्तेमाल किया गया सीमेंट भी अच्छी क्वालिटी का है, आजकल के जैसे केमिकल वाला बिल्कुल नहीं है। इसीलिए घर को रिनोवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे जो है मैं वही बोल रहा हूँ, और माँ और पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही हो। इतना दिमाग घर के कामों में लगा दो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जाओ, जाकर पानी गर्म करो, मुझे नहाने जाना है। हे भगवान, रोज रोज इसके लिए पानी गर्म करो। इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन एक भी कमरे में गीजर नहीं है। पता नहीं मैं किस कंजूस ससुराल में फंस गई हूँ। अपने कंजूसी से भरे ससुराल की हरकतों से अब तेजस्वी दिन ब दिन बहुत परेशान होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब इंदिरा बाहर गई होती है, तभी घर में तेजस्वी की सहेलियां आती हैं और तब तेजस्वी उनके लिए 2 से 3 अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती हैं। मेरी सहेलियां आज पहली बार ससुराल आई है, तो ऐसे में उनके लिए इतना सब बनाना तो बनता ही है। कचौरियां थोड़ी ज्यादा ही बना देती हूँ। अनुषा को भी बहुत पसंद है ना, और माँ जी भी खा लेंगी। और थोड़ी कचौरियां दुकान भी भिजवा दूंगी। लेकिन बाद में जब इंदिरा वापस आती है तभी, अरे निर्लज्ज निठल्ली नाकारा, इतना सारा राशन बर्बाद करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? तूने अपनी नालायक सहेलियों के लिए इतने सारे पकवान क्यों बनाए? अरे माँ जी, मेरी सहेली आज पहली बार आ रही है ना, इसीलिए मैंने बनाए हैं। और ये सिर्फ मेरी सहेलियों के लिए नहीं है, बल्कि मैंने हम सबके लिए बनाए हैं। अरे लेकिन इतना सारा तामझाम करने की क्या जरूरत थी? सहेलियां है वो तेरी, कहीं की राजकुमारियां नहीं। अगर तू उन्हें चाय और बिस्किट खिलाकर रफा दफा कर देती तो ज्यादा बेहतर होता। बेवकूफ कहीं की। लेकिन माँ जी, मैंने अन्न का अनादर थोड़ी ना किया है, और घर में जितना खाना बनता है उतना ही अच्छा होता है। रसोई में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। और इतनी बचत करके क्या करने वाली हो आप? और अगर ऐसे ही राशन पड़ा रहेगा तो वो भी खराब हो जाएगा ना। उसके बारे में तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आइंदा से अगर तूने मुझसे पूछे बगैर राशन का इस्तेमाल किया तो मैं तेरी अच्छे से खबर लूंगी। इंदिरा की बातों से तेजस्वी को अब बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन अचानक से गांव से तेजस्वी की दादी सास आती है और उनके आते ही सबकी बोलती बंद पड़ जाती है। अरे ओ पोता बहू, जा बेटा, जाकर मेरे लिए 3 से 4 प्रकार के अलग अलग पकवान बना दे, और मस्त गर्मा गर्म अदरक मुलेठी वाली चाय भी बना दे। क्या 3 से 4 अलग अलग प्रकार के पकवान?
लेकिन दादी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। वो ज्यादा राशन मुझे इस्तेमाल ही नहीं करने देती। अरे तेरी माँ जी की तो ऐसी की तैसी। अरे ओ इंदिरा बहू, कहाँ मर गई तू? हाँ माँ जी, बोलिए ना, क्या हुआ? अगर तूने आज के बाद पोता बहू को राशन इस्तेमाल करने के लिए रोक टोक की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जा, तू और पोता बहू दोनों मिलकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। ठीक है माँ जी। बहू, जाकर सब कुछ बना दे। अब क्या ही कर सकते हैं। अरे ओ महारानी, मैंने केवल पोता बहू से नहीं कहा है, तुझे भी कहा है। दोनों मिलकर बनाओ। सारा काम पोता बहू नहीं करेगी, समझी कि नहीं? क्या? फिर इंदिरा को ना चाहकर भी तेजस्वी के साथ मिलकर दादी सास के लिए सारे पकवान बनाने ही पड़ते हैं। हे भगवान, इतना सारा राशन बर्बाद हो गया। पता नहीं माँ जी को इस बार क्या हो गया है। ये अकेली बुढ़िया कितना खाएगी? फिर बाद में, अरे अनुषा बिटिया, इधर आ तो जरा। हाँ दादी, बोलिए ना। आज हम सब मॉल में जाएंगे और खूब मजे करेंगे। मैं कुछ खरीदारी करना चाहती हूँ और फिल्म भी देखना चाहती हूँ। और हाँ, और आज मुझे वो बाहर के होटल का खाना भी खाना है। क्या? अरे माँ जी, आप ये सब क्या बोल रही हो? एक दिन में ही इतना सारा खर्चा? ये बात तो सही नहीं है ना। चुप बैठ इंदिरा बहू। क्या सही है और क्या गलत ये तू मुझे मत सिखा। चलो जल्दी से सब तैयार हो जाओ, हम चारों आज घूमने जाएंगे। इस तरह से दादी सबके साथ घूमने जाती है और एक दिन में ही ढेर सारा बिल बनाती है। फिर रात में, ये तुम क्या बोल रही हो इंदिरा? हाँ प्रेमेंद्र जी, आपकी माँ ने तो 3 दिन में ही पूरे 50,000 रुपए का खर्चा करवाया है। हमारी बचत की तो उन्होंने पूरी बैंड ही बजा दी। लेकिन इतना जानने के बाद भी प्रेमेंद्र अपनी माँ से कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर अगले दिन अचानक से घर में मिस्त्री कामगार आते हैं और पेंटिंग और बाकी का थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं। और तो और घर में सारा फर्नीचर भी नया मंगवाया जाता है। और ये सब देखकर घर का हर कोई हैरान रह जाता है। अरे माँ, ये सब आप क्या कर रही हो? अरे इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी? अरे तू तो बस पैसे कमाने के पीछे ही पागल हो गया है। तुझे घर की बिगड़ती हालत दिखाई नहीं देती क्या? एक दिन जब ये घर टूट जाएगा तब तुझे समझ आएगा। अरे सारी दीवारें खराब हो चुकी है, मेज अलमारियां खराब हो चुकी है, और इस घर में क्या क्या खराब नहीं हुआ है वो पूछ। और ऊपर से तेरा दिमाग भी खराब हो चुका है, जो तू ये सब नहीं देख पाता। पता नहीं तुम लोग इस घर में कैसे रह रहे हो, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो मैं सब ठीक करके ही जाऊंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर प्रेमेंद्र अपना सिर पकड़ लेता है। फिर एक रोज जब दादी सास घनश्याम को देखती है तभी, अरे घनश्याम, तू इतना दुबला पतला क्यों हो गया है? अब क्या बताऊं दादी, बहुत टेंशन है मुझे। अरे क्या हुआ बेटा? पैसों की बड़ी तंगी चल रही है दादी। एक तो सेठ जी भी पगार नहीं बढ़ा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि इतनी महंगाई में घर कैसे चलाऊं। ठीक है घनश्याम, मैं समझ गई, लेकिन तू फिक्र मत कर बेटा। समझ, आज से तेरी पगार बढ़ चुकी है। मैं प्रेमेंद्र से बात करूंगी। क्या? सच में दादी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दादी को प्रेमेंद्र पर बहुत गुस्सा आता है। मुझे कुछ नहीं पता, घनश्याम की पगार बढ़नी ही चाहिए। अरे और कितनी कंजूसी करोगे तुम लोग? खुद की हालत देखी है क्या? कितना कमाते हो, लेकिन खुद पर 1 रुपए का खर्चा करने के लिए भी 1000 बार सोचते हो। ना तो अच्छा खाना खाते हो, ना ही अच्छे कपड़े पहनते हो। घर सड़ रहा है और उसी में तुम रह रहे हो। अरे इतना सारा पैसा बचाकर कहाँ लेकर जाना है? और इंसान पैसा किस लिए कमाता है? अपनी जिंदगी को और बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए ना। तो फिर ये सब क्या है? पर माँ, चुप हो जा प्रेमेंद्र, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे बचपन में मैंने तुझे ऐसे ही पाला था क्या?
तेरे पापा इतने अमीर नहीं थे जितना कि तू है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तुझे किसी भी चीज की कमी खलने नहीं दी। अरे जीवन में जितना दोगे उतना ही पाओगे। इसे कंजूसी करने से स्वयं लक्ष्मी मैया भी रूठ कर चली जाती है। दादी बिल्कुल सही कह रही है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बेहिसाब खर्चा करते जाओ, लेकिन जहां जरूरत है वहां तो खर्चा करना ही चाहिए ना। मुझे पोता बहू ने फोन करके सब कुछ बता दिया था, इसीलिए तुम सबको मैं जानबूझकर यहाँ पर सबक सिखाने आई हूँ, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने पर आए। और अब भी वक्त है, सुधर जाओ। शायद आप सही कह रही हो माँ। इतने सालों से हम तो बस कमाते ही जा रहे हैं और बचत करते जा रहे हैं। जहां पर जरूरत होती है वहां पर हम अपने मन को मारकर चुप हो जाते हैं। लेकिन आज आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई माँ, और मुझे माफ करना। अब से मैं और कंजूसी नहीं करूंगा, और जहां पे भी जरूरत होगी वहां पे मैं खर्चा जरूर करूंगा। इस तरह अंत में सबकी अकल ठिकाने आ जाती है और उस दिन के बाद से सभी लोग कंजूसी करना छोड़ देते हैं।